Now, your next topic is long-term credit institutions. Students, मीनिंग है लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का. These institutions are also known as land development banks and cooperative agriculture and rural development banks. लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है. ये ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं एग्री टू फार्मर्स को. ये ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो विद लिमिटेड लाइबिलिटी इनकी रजिस्ट्रेशन होती है. दिस बैंक्स हैव 2 टायर स्ट्रक्चर. इन बैंक्स के 2 टायर स्ट्रक्चर हैं. फर्स्ट इज़ स्कैडेप्स एट स्टेट लेवल एंड AILDBU. इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया लैंड डेवलपमेंट बैंक्स यूनियन. तो ये बैंक्स जो हैं लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं बैड डेब्ट्स को कि रिडीम करने के लिए, लैंड्स की इम्प्रूवमेंट के लिए और कॉस्टली मशीनरी की परचेजिंग के लिए. और ये बैंक्स लोन्स ग्रांट करते हैं अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ लैंड. नेक्स्ट टॉपिक इज we are going to discuss is advantages of cooperative banks. First is alternative credit source. मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव बैंक्स का कि एक जो इफ़ेक्टिव ऑल्टरनेटिव सिस्टम ढूंढना ताकि जो भी इंडिया का क्रेडिट सिस्टम है उसे इम्प्रूव किया जा सके और जितने भी रूरल के पॉपुलेशन है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम अदर मनी लेंडर्स. सेकंड इज चीप रूरल क्रेडिट. कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम ने रूरल क्रेडिट को चीपर बनाया हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो लो इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करती हैं और इनडायरेक्टली वे में इस वे में हेल्प किया गया है क्या ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो अपने जो मनी लेंडर्स की मोनोपोली तोड़कर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने रिड्यूस किया है. तो ये है चीप रूरल क्रेडिट. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिव बोरोइंग. थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो पहले जो कल्टीवेटर्स कंजम्पशन होते थे और जो अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए ही बोरोइंग की जाती थी, लेकिन अब आजकल एक प्रोडक्टिव बोरोइंग की जाती है. जब भी कोई फार्मर लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेता है कोऑपरेटिव बैंक से तो वो एक प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लेता है कि ताकि उस पैसे का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके. नेक्स्ट इज़ एनकरेजमेंट टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. कि कोऑपरेटिव बैंक्स आपको एनकरेज करते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स करें. नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फार्मिंग मेथड्स. और लॉन्ग टर्म क्रेडिट बहुत हेल्प करता है फार्मर्स की कि जितने भी फार्मिंग मेथड्स हैं उन्हें इम्प्रूव किया जा सके और फार्मर्स की हेल्प कर सकें वो टू परचेज द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स के लिए भी. नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आफ्टर 1969. जब से 1969 में कमर्शियल बैंक की नेशनलाइजेशन हुई थी तो गवर्नमेंट ने मल्टी एजेंसी अप्रोच को अडॉप्ट किया था. तो इस अप्रोच के अंडर जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो रूरल सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. सो द लास्ट पॉइंट अंडर एडवांटेजेस इज़ सुटेबल फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम. तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जितना भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है. क्यों? क्योंकि इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पैक्स एट द विलेज लेवल, CCBs एट सेंट्रल लेवल और SCBs. तो इनका फेडरल स्ट्रक्चर है.
तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि फार्मर्स अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकें। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज इनएडिक्वेट कवरेज। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं सिर्फ 45% रूरल हाउस होल्ड्स को कवर कर पा रही हैं, लेकिन बाकी 55% रूरल हाउस होल्ड्स कवर नहीं हो पाती है। अनईक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट सोसाइटीज़। जो पैक्स हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में रीऑर्गेनाइज्ड हैं, पर उनके बिजनेस हर एक स्टेट में डेवलप नहीं है। रीऑर्गेनाइज ज़रूर हैं पर डेवलपमेंट सिर्फ किसी किसी सोसाइटी की है। तो अबाउट 34,000 पैक्स सोसाइटीज़ लॉसेस में चल रही हैं। देन है प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज। अब बहुत सारे ओवरड्यूज भी हैं, तो उसी ओवरड्यूज के कारण काफ़ी सारी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सालों से लॉसेस में चल रही हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज़। कोऑपरेटिव क्रेडिट की डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं हो पा रही है, तो इसलिए रीजनल डिस्पैरिटीज़ का कारण भी यही है। तो एक बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम है ये हमारे इंडिया में। बेनिफिट्स टू बिग लैंड ओनर्स। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बेनिफिट्स हैं वो सभी के सभी बिग लैंड ओनर्स को ही जा पा रहे हैं। जिन लैंड ओनर्स के पास 2 हेक्टेयर लैंड है उन्हें 55% शेयर जा रहा है, लेकिन उसमें से बाकी 55% में से 6.2% शेयर सिर्फ और सिर्फ रूरल सेक्टर को ही जा पा रहा है। देन है लैक ऑफ अदर फैसिलिटीज़। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको भी बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटीज़ चाहिए, पर कई फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, जिसके कारण से वो पीछे छूट जाते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैक्स। इस पॉइंट के अंदर स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि जो नाबार्ड ने पैक्स की रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए एक मॉडल तैयार किया था, जिसमें एरिया ऑफ ऑपरेशन था 5 किलोमीटर और इसमें लोन लिया गया था 13.50 लाख का। सिर्फ महाराष्ट्र और कश्मीर को छोड़कर पैक्स की रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस हर जगह कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ महाराष्ट्र और कश्मीर ही हैं जहाँ पैक्स की रीऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली अभी नहीं हुई है। नेक्स्ट इज़ बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स फॉर पैक्स। जो भी गवर्नमेंट है उसने पैक्स के लिए बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स तैयार किए थे, जिसके अंडर कुछ भी जो प्रोग्राम्स हैं वो कंडक्ट किए जा सकें, तो इसलिए इसकी भी तैयारी सिर्फ गवर्नमेंट ने ही की थी। नेक्स्ट इज़ किसान क्रेडिट सिस्टम। किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है ये 1998 और 1999 में लॉन्च की गई थी, ताकि किसानों को शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जा सके, और ईच क्रेडिट कार्ड ₹5,000 का होता है। तो वो ये फैसिलिटी किसानों को दी जा रही है। लास्ट पॉइंट इज़ इंटीग्रेटेड CDPs। जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उन्होंने एक 7th प्लान लॉन्च किया था, और फॉर इंटीग्रेटेड CDPs के लिए, ताकि सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। और इस स्कीम का मेन एम यही था कि जितने भी कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें स्ट्रेंथन किया जा सके रूरल कम्युनिटी में, और रूरल कम्युनिटी की ओवरऑल नीड्स को भी पूरा किया जा सके हर एक डिस्ट्रिक्ट में। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। थैंक यू सो मच।